जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बेटे, जैसा कि हम सीरीज लेकर के आए थे एयरफोर्स के लिए, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज की क्लास में उस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, और 100% श्योरिटी होती है इसके क्वेश्चंस आने की। और जैसा कि हम एयरफोर्स नेवी की बात करेंगे तो लगभग 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन से। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता को। तो चलिए, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है कि आपने कोई वर्क किया, जैसे इसकी डिफिनेशन में आप देख पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट if it has more than one outcomes. There is a random experiment, it means it has the one or more than one outcomes. Okay, now tossing of a coin is a random experiment. There are two possible outcomes, head और tail. यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम 52 पत्तियों में से, जो ताश की गड्डी में, जैसा कि हम सभी जानते हैं 52 पत्तियां होती हैं, उनमें से कोई भी एक पत्ती अगर निकाल रहे हैं तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं। यानी कि 52 पत्तियों में से कोई भी एक डिफरेंट पत्ती आपके हाथ में आ सकती है। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी चीज को परफॉर्म करते हैं और एक से ज्यादा आउटकम आने के चांसेस रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंपल स्पेस। तो जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंतर्गत जो सेट बनता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसका अगर कोई सेट बन रहा है, समुच्चय बन रहा है, तो वो अंतर्गत आता है आपके सैंपल स्पेस के। और अगर इसकी हिंदी की बात करें तो प्रतिदर्श समष्टि इसको कहते हैं। सैंपल स्पेस में वो सभी आउटकम्स आ जाएंगे जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल होंगे, वो सारे के सारे आउटकम्स आ जाएंगे। जो पहला है, इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, तो अगर किसी पासे को एक बार फेंका गया, किसी पासे को एक बार फेंका गया, तो सैंपल स्पेस देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि सैंपल स्पेस इन 6 में से कोई भी आ सकता है। किसी भी एक पासे को फेंकने पर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 या 5 या फिर 6 आ सकता है। अगर 2 सिक्कों को उछाला जाए, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 सिक्कों को उछाला जाए, तो फिर सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, फिर सैंपल स्पेस हमारा ये होगा। ठीक है, यहां हम देख पा रहे हैं कि हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ हेड आ सकता है, या दोनों हो सकता है कि टेल ही आ जाए। तो 2 सिक्कों को उछालने में जो सैंपल स्पेस आएगा वो ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इवेंट। An event is the subset of sample space.
तो अगर कोई सैंपल स्पेस है जैसे पासा, तो पासे में सैंपल स्पेस हमारे पास ये 6 है, ठीक है, सैंपल स्पेस 6 है। अब इनमें से अगर हम सबसेट को फाइंड करते हैं, जैसे मान लो 1, 2 और 3 आने के चांसेस, तो 1, 2 और 3 क्या होगा, एस का सबसेट होगा। ये जो इवेंट होगी वो इसका सबसेट या उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो सबसेट या उप समुच्चय जो भी होता है उसे ही क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो किसी भी सैंपल स्पेस से आप जितने भी उप समुच्चय को फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो कहे जाएंगे इवेंट या घटनाएं। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी पासे को फेंकने में, किसी पासे को आपने एक बार फेंका, टोटल कितनी घटनाएं संभव हैं, टोटल कितनी घटनाएं संभव हैं, तो हमारा जवाब होगा 2 का पावर 6, क्योंकि ये 6 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इसके अंतर्गत। और जैसा कि हम सभी सेट में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है यानी कि जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वो ये होती है 2 to the power 6, ठीक है। ये उपसमुच्चयों की संख्या होगी, नंबर ऑफ सबसेट्स होगी, ठीक है। तो टोटल इवेंट्स बटे होंगे, जितनी उपसमुच्चयों की संख्या होगी उतने ही आपके टोटल इवेंट्स होंगे। जैसे किसी सिक्के को उछाला जाए, तो सिक्के को उछालने में सैंपल स्पेस ये रहेगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल हमारे पास कितनी घटनाएं होंगी, तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होने वाले हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स बेटा होंगे 2 का पावर 2, यानी कि टोटल 4 ऐसे इवेंट्स हमको मिल पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स बेटे हो जाएंगे 4। क्यों? क्योंकि आपके एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, और इससे बनने वाले जो सबसेट होंगे, जो उपसमुच्चय होंगे, उनकी संख्या जो होगी वो 4 होगी, और उपसमुच्चयों की संख्या ही क्या होती है, आपकी नंबर ऑफ इवेंट्स होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स के टाइप्स हम यहां पे पढ़ेंगे कि कितने तरह के आपके इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले बेटे आता है सिंपल इवेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं जिसमें ओनली 1 इवेंट, सिर्फ एक ही घटना ऑकर हो रही है, एक समय में एक ही घटना ऑकर हो रही है, तो उसे कहते हैं सिंपल इवेंट। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें एक बार में एक ही घटना घटित हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सिंपल इवेंट। जैसे इफ वी ड्रा अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, देन गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ स्पेड इज अ सिंपल इवेंट। जैसे कि ताश की गड्डी से आपने एक पत्ता खींचा, ताश की गड्डी से आपने एक पत्ता खींचा, उसके काला पान, स्पेड यानी काला पान की बेगम होने की बेगम होने की कौन सी घटना होगी, तो वो घटना होगी बेटे सिंपल इवेंट होगी, ठीक है। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट में एक बार में एक ही घटना आपकी घटित हो पा रही है, तो वो सिंपल इवेंट कहा जाएगा। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बार में एक ही घटना घटित हो पा रही है, तो सिंपल इवेंट कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, कंपाउंड इवेंट। तो चलिए समझते हैं कि ये कंपाउंड इवेंट क्या है। तो ये कह रहा है इफ 2 और मोर इवेंट्स ऑकर टुगेदर देन दे फॉर्म अ कंपाउंड इवेंट, ठीक है।
अगर दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो, अगर दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो तो ऐसा इवेंट क्या कहा जाएगा बेटे? कंपाउंड इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे इफ टू कॉइन्स ए एंड बी आर टॉस्ड, दो सिक्के हैं, एक है ए और एक है बी, दोनों को हम उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं तो हेड फ्रॉम ए, शर्त यह है कि ए सिक्के पे हेड आए एंड टेल फ्रॉम बी, बी पे क्या आए? टेल आए, तो ये इवेंट कहा जाएगा कंपाउंड इवेंट, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग घटनाएं आपको दिख रही हैं कि एक सिक्के को उछालने में हेड आना और दूसरे सिक्के को उछालने में टेल आना। ये दो डिफरेंट घटनाएं आपको दिख रही होंगी, अलग अलग घटनाएं दिख रही होंगी, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहा जाएगा? कंपाउंड इवेंट। वो क्या कहा जाएगा? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। ठीक है, इफ इवेंट्स हैव द सेम चांसेस ऑफ ऑकरेंस, अगर किसी घटना के घटित होने की संभावनाएं इक्वल हो, देन दे आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। तो उन्हें क्या कहा जाता है? इक्वली लाइकली कहा जाता है। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई डाइस फेंका गया, देन ऑल द 6 फेसेस आर इक्वली लाइकली ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो यहां देखिए आप पढ़ रहे होंगे, इफ इवेंट हैव द सेम चांसेस ऑफ ऑकरेंस, इवेंट हैव द सेम चांसेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब घटना होने के चांसेस बिल्कुल सेम है। जैसे केस पासा हम फेंक रहे हैं तो उसके 6 फेसेस हैं, वो इक्वली लाइकली होंगे। या तो आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये क्या होंगे? इक्वली लाइकली इवेंट है। यानी कि 1 आने की प्रायिकता जो होगी वो 1/6 होगी, 2 आने के भी 1/6 हो सकती है, 3 आने के भी 1/6 हो सकती है, 4 आने के भी 1/6 होगी। यानी कि 6 चांसेस में से एक एक चांस सबके पास है, 6 चांसेस में से एक एक चांस सबके पास है। तो इसे कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। When a card is drawn from the well shuffled pack of all the 52 cases, equally likely to outcome। बिल्कुल सही बात है। अगर 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खींचा जा रहा है तो बादशाह 1/52, बेगम 1/52, सबकी क्या है? इक्वली लाइकली है, सबके आने के चांसेस इक्वल। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट को देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं ये क्या होती है? तो परस्पर अपवर्जी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होता है या डिसजॉइंट इवेंट्स होता है कि ऐसी 2 घटनाएं जो कभी भी एक साथ घटित न हो, ऐसी 2 घटनाएं जो कभी भी एक साथ घटित न हो, उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या डिसजॉइंट इवेंट्स। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो एक नल सेट आता है, एम्प्टी सेट आएगा, एक नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ
घटित नहीं हो सकती। दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पे लिया है, ए बी द इवेंट दैट सब स्टूडेंट पासेज इन मैथ सब्जेक्ट एंड बी इज द इवेंट दैट स्टूडेंट फेल्स इन मैथ सब्जेक्ट। कह रहा है कि ए एक ऐसी घटना है कि वो स्टूडेंट मैथ में पास कर पा रहा है, सक्सेस कर पा रहा है, और बी ऐसी घटना है कि वो मैथ में फेल हो जा रहा है। तो क्या ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो सकती हैं? जी नहीं। इनका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो 100% फाई आएगा, क्योंकि एक बच्चा एक बार में या तो पास कर सकता है या तो फेल कर सकता है। पास फेल दोनों साथ में कभी भी नहीं आ सकते। तो ऐसी घटनाएं क्या कही जाएंगी? ऐसी घटनाएं डिसजॉइंट इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कही जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स के अन्य पार्ट को देखते हैं। इसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? अगर दो इवेंट हमने इस प्रकार लिया, कि उनका यूनियन निकालने पर सैंपल स्पेस आ जाए पूरा का पूरा, उनका यूनियन निकालने पर सैंपल स्पेस आ जाए, तो फिर वो क्या कही जाएंगी? वो कही जाएंगी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो कही जाएंगी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे मान लो एक डाइस फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। आपने एक ऐसी घटना को चुना ए को जिसमें 1 3 और 5 है। बी को आपने चुना जिसमें 1 2 4 5 6 है। तब अगर आपने ए यूनियन बी को निकाला तो टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, जो कि ठीक ठीक किसके बराबर है? सैंपल स्पेस के बराबर है। तो यदि दो घटनाओं का यूनियन निकालते हैं, और वो यूनियन सैंपल स्पेस के ठीक बराबर होता है, तो वो घटनाएं क्या कही जाएंगी? वो घटनाएं कही जाएंगी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो घटनाएं कही जाएंगी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं? देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होंगे कि अगर कोई दो घटनाएं ऐसी ली जाएं, जिनका यूनियन तो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, लेकिन इनका इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कि इन दो घटनाओं में कोई भी एलिमेंट टैली ना करे, दो घटनाओं में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ टैली ना करे, तो कॉमन ना हो, तो ऐसी घटना कही जाएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यानी कि ए एक्सक्लूसिव तो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन ये क्या है घटना? ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव तभी होगी जबकि ए यूनियन बी आपने निकाला और वो किसके बराबर आ गया बेटे? सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। सैंपल स्पेस के बराबर तो ये आ गया, लेकिन इसका इंटरसेक्शन जब आपने निकाला तो वो फाई आ गया। तो ये कौन सी घटना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ऐसी घटनाएं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, परस्पर अपोजिट भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, तो ऐसी घटनाओं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अब जैसे ये घटना एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं।
मान लिया हमने 1 3 5 लिया, लेकिन बी वाले में क्या ले लिया, बी वाले में हमने 2 5 4 और 6 ले लिया। ठीक है, अब अगर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो आ तो जाएगा ये पूरा 6 की 6 घटनाएं आ तो जाएंगी बुरी तरह से, लेकिन ये जो घटना होगी, ये दोनों घटनाएं जो है, ये दोनों घटनाएं एग्जॉस्टिव तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए एग्जॉस्टिव तो हैं क्योंकि इनका यूनियन लेने पर बिल्कुल सैंपल स्पेस के बराबर है, एग्जॉस्टिव तो हैं, लेकिन ये घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें अगर इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं तो आपको एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये देखिए 5 इन दोनों में कॉमन है, तो ये जो दोनों घटनाएं हैं ये एग्जॉस्टिव तो हैं लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने के लिए कोई भी संख्या जो है कॉमन दोनों में नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बात आ गई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। 2 या उससे अधिक घटनाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट कही जाती हैं अगर एक घटना का प्रभाव जो है दूसरी घटना पर ना पड़े, एक घटना का प्रभाव जो है वो दूसरी घटना पर ना पड़े, दोनों अपना अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखती है। और इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाओं के लिए शर्त क्या है उसको समझ लेते हैं। स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए शर्त क्या है? स्वतंत्र घटनाओं की शर्त है कि ये जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी वो पी ए इंटू पीपी के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को अगर इंटू कर दें तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के जस्ट इक्वल अगर हो जाती हैं तब वो घटनाएं क्या कही जाएंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट कही जाएंगी। वो घटनाएं क्या कही जाएंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट कही जाएंगी। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं कही जाएंगी। स्वतंत्र घटनाएं में इंटू होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी बेटे होती है एनी और एनएस का रेशियो। जो नंबर ऑफ इवेंट लेते हैं और उसको अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलती है? प्रोबेबिलिटी मिलती है या प्रायिकता मिलती है। हमारी प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में या बराबर पे हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी हमारी 1 भी हो सकती है। बाकी कोई भी अगर वैल्यू आ रही है वो 1 और 0 के बीच में ही आपको मिलेगी। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 कब होती है? तो बेटे प्रोबेबिलिटी 0 तब होती है जब घटना होने की संभावना बिल्कुल ही ना हो, तब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है। जैसे मान लो कि आज मंगलवार है, आज मान लो ट्यूसडे है, मंगलवार है, और मैं कल बोलूं कि कल संडे हो जाएगा। मंगलवार के बाद सीधे मैं बोल रहा हूं कि कल जो है संडे हो जाएगा, तो क्या यह घटना हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। असंभव है कि मंगलवार के बाद आप सभी जानते हैं कि बुधवार ही आता है, इतवार नहीं आता है, तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है, तो जब आपको मालूम है कि श्योरिटी होना है, 100% ये घटना संभव है, तब प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मंगलवार है आज, तो कल बेटा बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगलवार के बाद बुधवार तो आना ही आना है, चाहे जो स्थिति पैदा हो जाए। तो मंगलवार के बाद बुधवार आना है तो ये श्योरिटी हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी? मंगल के बार के बाद बुधवार आने की संभावना क्या होगी? 1।
और मंगलवार के बाद रविवार होने की संभावना क्या होगी? 0। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। चलिए कुछ की पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कह रहा है कि घटना होने की जो प्रोबेबिलिटी है ऑकरेंस की वो कभी भी 0 से कम नहीं होगी, हमेशा क्या होगा? वो नॉन नेगेटिव होगा। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरी रेंज हमने समझ ही लिया है। अब देखिए ये ई अगर होने की है और ई डैश ना होने की है तो दोनों मिलाकर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। किसी भी चीज के होने की संभावना और ना होने की संभावना दोनों को अगर मिला जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। 100% यही चीज लागू होगी। जैसे किसी सिक्के को उछाला गया, हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और हेड ना आने की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 100% प्रायिकता आपको मिलेगी, 1 मिल जाएगी। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता अगर उस घटना के न होने की प्रायिकता के साथ जोड़ा जाए तो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी मिलती है? 1। ठीक है, चलिए बाकी चीजें मैंने दोनों बता दी हैं, 1 और 0। अब यहां पे कुछ थ्योरम हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी पे, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हमने यूनियन लगाया है तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी। यूनियन का मतलब होता है या अथवा, या अथवा, ठीक है। या तो घटना ए होने की प्रायिकता या तो घटना बी होने की प्रायिकता। ए घटना घटित होगी या फिर बी घटना घटित होगी। अगर या शब्द आ रहा है और शब्द आ रहा है तब यूनियन लगाते हैं। यहां पे एक और शब्द आता है एटलीस्ट 1 इवेंट ए और बी। ए या बी में से कम एक घटना अवश्य घटित हो तो भी आप यूनियन लगाते हैं, ए या फिर बी। और इंटरसेक्शन बेटे लगता है तथा में, एंड तथा में लगता है, यानी कि घटना ए घटित होने की तथा घटना बी घटित होने की प्रायिकता, ए घटित होने की तथा बी घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो बेटे इंटरसेक्शन में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब घटनाएं जो हैं परस्पर अपवर्जी हैं, यानी कि उनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं निकल रहा है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब उसमें एन ए बी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है और फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा बेटे? 0 हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, पूरा फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, पी ए यूनियन बी। ये फार्मूला आपने सेट में भी पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटे जब ए इंटरसेक्शन बी ही शून्य है तो ये पूरा पोर्शन शून्य हो जाएगा। तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए घटना ए होने या घटना बी होने की जो संभावना होती है वो पी ए प्लस पी बी होती है। घटना ए घटित हो या अथवा घटना बी घटित हो, उसके होने की प्रायिकता क्या होगी बेटे? पी ए और पी बी होगी। ठीक है, और अगर हम 3 घटनाएं ले लेते हैं ए बी सी, तो वो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी 0, बी इंटरसेक्शन सी 0, सी इंटरसेक्शन ए 0, और तीनों का इंटरसेक्शन भी क्या? 0 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी? इंटरसेक्शन में 0 चलेगी। अगर घटनाएं कौन सी हैं? घटनाएं बेटे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब हमें कैसे फार्मूला यूज करना है?
तो अगर दो घटनाएं हैं बेटे पी ए यूनियन बी, तो वो होगा पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेट में भी आपने काफी बार इसको पढ़ रखा है, इसका काफी यूज हम जब क्वेश्चन को करेंगे काफी ज्यादा यूज होगा इसका। दूसरा है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो घटना ए हो या फिर घटना बी हो या फिर घटना सी हो, तो उसके लिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और यहाँ पे माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में सबको हम ले जा करके जोड़ देंगे पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीन घटनाओं के लिए इसका यूज करेंगे। अगर घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इस स्थिति में पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। और हमें मालूम है कि इंडिपेंडेंट घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो ए इंटरसेक्शन बी है बेटे वो पी ए इनटू क्या होता है, पी बी होता है। इंटरसेक्शन है वो पी ए इनटू पी बी होता है। चलिए यहां पे कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ फार्मूले हैं जिसका जरूरत हमें हर बार पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पी ए बार मतलब ना होने की, ए के ना होने की इंटरसेक्शन बी, वो होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब पी बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे तो ए बार इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। उसी तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी बार के लिए पी ए पी इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना तो बी हो, तो उसमें हमें कुछ खास नहीं करना है। ये ना तो ए और ना तो बी होने का है, तो यहां पे एक रूल लगता है जिसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, डिमॉर्गन। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर बार आपका लगा है मतलब ना होने की, ये बराबर हो जाता है ए यूनियन बी पे बार लग जाता है। उसी तरह से आपका ए बार यूनियन बी बार, ये दोनों ना होने की हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार लग जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ अगर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा, यहाँ यूनियन हो तो बेटा यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये लगा दिया, तो ना होने की है ना, तो जब होने की ए यूनियन बी क्या होता है, होने की, जब इसको एक में से घटा दिया तो ना तो ए होगा और ना तो बी होगा। ये वाली घटना किसके लिए है, या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी। तो जब हम वन में से इसको सेपरेट करते हैं तो ये देगा हमें ना तो ए ना तो बी। तो ना तो ए होने की और ना तो बी होने की संभावना बेटे, तो ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तब इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। ये फार्मूला तुम्हें कई जगहों पे काम देगा। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, एक शर्तों के साथ होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है कि कोई एक घटना ए के घटित होने की संभावना जबकि बी ऑलरेडी घटित हो चुकी है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। जहां कोई कंडीशन दी हुई है, कोई भी कंडीशन दी हुई, कोई शर्त दी है, ठीक है, तो मान लो ए और बी दो घटनाएं हैं। ठीक है, ए और बी दो घटनाएं हैं किसी सैंपल स्पेस एस में, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, तो घटना ए होने की प्रायिकता व्हेन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये समझिएगा यहां पे, यही मेन सेंटेंस है बेटा, कि घटना ए होने की प्रायिकता क्या होगी जबकि घटना बी ऑलरेडी घटित हो चुकी है, यानी कि बी के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके कंडीशन, इसके शर्त पे ये चल रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में शर्तों पे काम होता है, एक कंडीशन के बाद में दूसरी कंडीशन आती है।
तो घटना ए के होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी ऑलरेडी घटित हो चुकी है, पहले से ही वो घटित हो चुकी है, तो फिर वो क्या होगा, तो पी ए ऑब्लिक बी यहां पे लगाते हैं, इसको ऐसे ही दर्शाते हैं, जो नीचे होगा बेटा उसको पीबी लिखेंगे, यानी कि ये वाली घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है। ठीक है, ये वाली घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, तो ए के घटित होने की संभावना, तो ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी ऑकर्ड। ए ऑब्लिक बी का मतलब होगा कि ए के होने की प्रायिकता क्या होगी अगर बी पहले ही हो चुका है, पहले ही ये घटना घटित हो चुकी है। उसी तरह बी ऑब्लिक ए का मतलब कि बी के होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, यहां होना चाहिए गिवन दैट ए ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, बी के होने की प्रायिकता क्या है जबकि ए पहले ही हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड पे आते हैं थ्योरी के। ये है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, जैसे सिक्के को 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, 10 बार फेंका, पासे को 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, 5 बार फेंका, जब बार बार चीजों को रिपीट करते हैं तो आपके जो कैलकुलेशंस होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं। कैलकुलेशंस जो होते हैं वो कैलकुलेशन बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वहीं पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन जिसको कहते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम देता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एनसीआर पी का पावर आर और क्यू एन माइनस आर। ठीक है, पी जहां है घटना होने की संभावना या प्रायिकता, और क्यू जो है वो है घटना न होने की प्रायिकता। पी घटना होने की प्रायिकता, क्यू घटना न होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जिसमें मैं ढेर सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम ट्रिक्स हैं, थ्योरी हमारी टोटल हो चुकी है जो आपके लेवल पे आती है। आपके लेवल पे बेस थ्योरम नहीं आता है, इसीलिए बेस मैंने नहीं बताया, और आपके लेवल पे जो एयरफोर्स नेवी का है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक की चीजें आती हैं, तो वहां तक मैंने बताया है। अब नेक्स्ट हम अपनी क्लास में लेकर के आएंगे ढेर सारी ट्रिक और ढेर सारे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।